हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर कौन सा हम पढ़ रहे थे। कई दिनों से हमारा ये सेशन चल रहा था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, मानव स्वास्थ्य और रोग। ये वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। तो उसमें हमने सारे के सारे लगभग कॉमन डिजीजेज जो हैं उनको कवर कर लिया है। हमने मलेरिया को कवर कर लिया है, सामान्य जुकाम को, टाइफॉइड को, न्यूमोनिया को, अमीबियासिस को, एस्केरियासिस को और फाइलेरियासिस को। इन सारे रोगों को हमने कवर कर लिया है। इसमें से कुछ रोग ऐसे हैं जो निमेटोडल परजीवियों के कारण होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोटोजोन्स के कारण होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मच्छर के, अलग अलग प्रकार के मच्छरों के काटने से भी होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्मार्ट बोर्ड पर इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद फिर कुछ अगले सेशंस में हम कुछ थोड़ा सा जटिल रोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जटिल रोग, जैसे आपका इस चैप्टर में बाकी है एड्स है, कैंसर है और ड्रग्स से रिलेटेड, ड्रग अब्यूज वगैरह के बारे में आपको बताना है। तो वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आज के सेशन में हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जिस पैटर्न पे एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, है ना। ये चैप्टर जो है, इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, जिसमें सभी कॉमन डिजीजेज के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब कुछ और जो इस तरीके के प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न हैं, इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको एज इट इज, क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर के रूप में मैंने आपको दिखाया है, तो इसको आपको एज इट इज नोट करना है। और इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी भी, प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं, वो अच्छी तरह से हो पाएगी। प्रश्न संख्या 1 है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे, है ना। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। संक्रामक रोगों के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया था कि कौन से इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात हो रही है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर सभी बच्चे लिखेंगे, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय, है ना। क्योंकि ये आपको लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो 5 पॉइंट्स इज इनफ टू गेन द मार्क्स। 5 पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं तो आपको मार्क्स जो है पूरे अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। इसमें आपको क्या लिखना है, आपने हिंदी में लिख दिया हेडिंग, इंग्लिश में भी उसको लिख देंगे, वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। पब्लिक हेल्थ मेजर्स कौन कौन से हैं, जिससे हम विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय कौन कौन से हैं जिनसे हम संक्रामक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। क्या है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। आप सभी को पता है कि जो भी संक्रामक रोग होते हैं, है ना, जैसे इस समय वर्तमान में थोड़े दिनों पहले तक, मतलब पिछले सेशन में हम लोगों ने कोरोना नाम की बीमारी, बहुत सबसे बड़ी संक्रामक बीमारियों में से एक रही पूरे विश्व के लिए, और उसके रोकथाम आप सभी ने देखा बच्चों की, मतलब ये आपने जिसको कहते हैं, हमने लाइव एग्जाम्पल देखा, है ना। हम बचपन से देखते आ रहे थे कि पोलियो के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है, चेचक के लिए भी टीकाकरण होता है, 2 बूंद जिंदगी के नाम से पोलियो का जन अभियान चलाया गया। लेकिन कोविड वाला जो टीकाकरण अभियान चला, वो हमने लाइव एग्जाम्पल के तौर पे देखा। पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से ये संक्रामक रोग फैल रहा था, जिस तरीके से पूरे विश्व पर इसका असर हो रहा था,
हमने ये देखा कि जब से ये वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हुआ, जब से ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, तब से कंट्रोल हो गया। मतलब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि रोग बिल्कुल खत्म हो गया, रोग खत्म नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ कंट्रोल हो गया। जिन लोगों को हो जाता है उनको थोड़ा सा सरवाइव करना इजी हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे या आगे नहीं, जीवन वापस आना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सामान्य रोगों की तरह ही उसका भी इलाज कराने पर बिगड़ने ना पाए, सही समय पे अगर डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये क्या है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। हमारा भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन सरकारी संस्थानों में हर जगह पे कोविड के टीके उपलब्ध थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आधार कार्ड लगाने पर आप लगवा रहे थे, और उसका असर अब आपको देखने को मिल रहा है। पूरा देश जो है हर अपने नॉर्मल रूटीन में लौट चुका है, स्कूल खुल चुके हैं, ऑफिसेज खुल चुके हैं। रीजन क्या रहा, केवल टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है ना। तो कितना प्रभावी उपाय है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया, ताकि आपको कभी भी ये पॉइंट भूले नहीं, इसको आपको मेंशन करना ही है एग्जाम में। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, रोग उनके संचरण और शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करना। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, रोग उनके संचरण और शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करना। मतलब किसी भी रोग के बारे में बताना, वो फैलता कैसे है ये बताना, और फैलने के बाद शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका क्या प्रभाव होता है ये बताना। 3 चीजों के बारे में जन सामान्य को जागरूक करना, ये भी क्या था, ये भी एक जन स्वास्थ्य उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से निपटारा करना ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। ये रोग वाहकों के प्रजनन स्थल होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अपशिष्ट पदार्थों का मतलब बच्चों ऐसा पदार्थ, जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा हमने सब्जी बनाई, सब्जी के छिलके क्या हुए, ऑर्गेनिक वेस्ट है। वो क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो उसको किस तरह से, मतलब जैसे आपका प्लास्टिक है, कागज है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, है ना। तो अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जिसे हम कहते हैं, सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि डस्टबिन के अलग अलग कलर्स होते हैं, किसमें सूखा डालना है, किसमें गीला डालना है। तो सही प्रकार से उसका निपटारा करना ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। क्योंकि आप सबने देखा है बच्चों, जहां भी कूड़ा, गंदगी सड़ती है या होती है, वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, बहुत ज्यादा वायरसेस पनप जाते हैं। और आप उस जगह से कहीं पे भी अगर कूड़ा रखा हुआ है जो सड़ रहा है, आप उस जगहों को क्रॉस करेंगे तो आपको स्मेल आएगी, एक बहुत बैड स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। तो क्या होता है, वहां पे ये जो जर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और फिर वो रोग बीमारी का कारण बनते हैं। ये जो कूड़ा है, कूड़ा वाला स्थान, ये प्रजनन स्थल होते हैं किसी भी रोग वाहकों के, है ना, या करियर्स के, ये पैथोजेंस के प्रजनन स्थल होते हैं, यानी कि वहां पे बढ़ता है। तो स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है, उसका डिस्पोज ऑफ, उसको ठीक तरीके से किया जा सके। अलग अलग चैनल्स हैं उसके, घर से कूड़ा, जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उसमें देना, कूड़े वाली गाड़ी का अलग लेके जाना, वहां पे प्लांट में उसका डिस्पोजल करना, वो सब प्रोसेसेस नगर निगम का काम है। चौथा पॉइंट आपने देखा, खाद्य के संसाधनों के महत्व को स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए सामान्य जन सामान्य को जागरूक करना व सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना। क्या पॉइंट समझा आपने? 4th पॉइंट है खाद्य के संसाधनों के, मतलब जो भी हमारे ईटेबल्स, जो भी हम खाते पीते हैं, उसका सोर्स क्या है, उसको स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए जन सामान्य को जागरूक करना।
मतलब जहाँ पे भी हम कुछ खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या कुछ ऐसी जो भी चीज हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो उस जगह पे स्वच्छता होनी चाहिए और भली प्रकार से सब चीजों का रखरखाव होना चाहिए। इसके लिए जन सामान्य को जागरूक करना, स्वच्छता पखवाड़ा इसके लिए हमारे देश में बहुत लंबे अभियान के तौर पर चलाया गया। कारण क्या था? व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन के महत्व को समझाना, है ना। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, मतलब आप व्यक्तिगत रूप से भी स्वस्थ रहें, व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे भी स्वस्थ रहें और कम्युनिटी लेवल पे भी आप स्वस्थ रहें, उस समय भी स्वच्छता का ध्यान रखें, है ना। 5th पॉइंट है रोग वाहकों के नियंत्रण के उपाय। रोग वाहक मतलब आपने चैप्टर में जब मैं आपको अलग अलग रोगों के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको पैथोजेंस रोग वाहक के बारे में बताया था। जैसे टाइफॉइड का पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी, है ना। तो सैल्मोनेला टाइफी क्या है? रोग वाहक है। तो रोग वाहकों के नियंत्रण के कुछ उपाय क्या क्या हैं? जैसे गंदगी तथा गंदे पानी को इकट्ठा न होने देना, है ना। साफ सफाई करना अपने घर के अंदर भी एज वेल एज घर के बाहर भी, है ना। गंदा पानी ना इकट्ठा होने देना, बारिश का पानी अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी ड्रेन ऑफ करने की कोशिश करना, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना आदि के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना, ये भी संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में अपनाया जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसके द्वारा जलजन्य रोगों से बचाव किया जा सकता है ना। लास्ट पॉइंट जो है वो आपको लगा दिया गया कि पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि अब हम शुद्ध जल की आशा तो नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको जैसे पहाड़ों में शुद्ध जल मिलता है, अभी मिलता है, लेकिन ये है अदरवाइज शुद्ध जल हमेशा हमें सबके घर में जो है आज की डेट में वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, क्योंकि जो बाहर से जल आ रहा है उसको हम शुद्ध नहीं मान सकते। मिनरल वाटर जो पैक्ड डिब्बे आते हैं उसके द्वारा सप्लाई हो रहा है, तो कोशिश करें कि शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें पीने के लिए खास तौर पर, जिसके द्वारा वाटर बेस्ड जो भी पैथोजेंस हैं उनसे होने वाले रोगों से बचाव किया जा सके, है ना। तो ये पॉइंट सभी बच्चे, ये प्रश्न, ये उत्तर सभी बच्चे, रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे साथ साथ इसको अपना नोट करते चलेंगे कॉपी में। 2 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप सभी नोट कर लें। हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आज कराए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें आप। जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? प्रश्न संख्या 2 है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? उत्तर देखेंगे। देखिए, आप सभी को पता है मेडिकल फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत रोज निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं और निरंतर नए प्रयोग होने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए वैक्सीन्स, नई नई दवाइयां, इनका सबका खोज हो रही है ना। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान में प्रगति से अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से, प्रतिरक्षीकरण का मतलब आपका वही वैक्सीनेशन ड्राइव, जो प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे अनेक जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। टीके ब्रैकेट में लिखेंगे वैक्सीन के उपयोग से पोलियो, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटनेस, आप जैसे आजकल क्या, बहुत टाइम से ही जैसे ही बच्चा
मतलब बेबी बर्थ के जस्ट बाद सेम डे पर ही डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है डे 1, जिस दिन बेबी बॉर्न होता है उसी दिन बीसीजी का टीका लग जाता है, और उसके बाद फिर डीपीटी का भी लगता है। अलग अलग बहुत सारे टीके हैं। अब आज के समय में बहुत सारे टीके मिक्स करके भी डॉक्टर लगा देते हैं, एक 1 शॉट या बूस्टर शॉट करके। तो इन टीके या वैक्सीन के उपयोग से पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटनेस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। मतलब ये सारे रोग अब आपको सुनने में थोड़ा कम आते हैं। वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी, ब्रैकेट में लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी, ब्रैकेट में लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, द्वारा नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिन वैक्सीन का फायदा ही हो, कोई खास साइड इफेक्ट बड़ा ना हो, है ना। प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के उपचार को अधिक प्रभावी बनाया है। फिर आपका क्या करना है, थोड़ा सा पैरा चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जीव विज्ञान के अध्ययन से ही रोग जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर रोग चक्र को तोड़कर रोग नियंत्रण किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का विकास, इंटरफेरॉन का उत्पादन भी संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायक रहा है। तो सभी बच्चे दूसरा वाला प्रश्न और इसका उत्तर लिखेंगे सेम इसी तरह से। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं, कोई पॉइंट छूटा नहीं है, तो आपको क्या होगा कि मार्क्स जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका अलग अलग 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 2 नोट करने के बाद प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे, लेकिन सभी पहले क्या करेंगे, आप सभी प्रश्न संख्या 2 नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे सभी बच्चे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर भी लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे आपको, मैंने क्लियर किया था, अब आप उसको एक क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, ये अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चारों एक साथ पूछा जाए। प्रश्न पूछा जा रहा है अमीबी अतिसार या अमीबीयता के बारे में, एस्केरिस्ता के बारे में, एस्केरियासिस के बारे में, मलेरिया के बारे में और न्यूमोनिया के बारे में। तो उत्तर में केवल क्योंकि रोगों का संचरण कैसे होता है, केवल ये चीज पूछी गई है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से ज्यादा में नहीं आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है ये। उत्तर में लिखेंगे का अमीबियासिस, लिखेंगे अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री का संचरण संदूषित जल व खाद्य के सेवन से होता है। ख पॉइंट में लिखेंगे, एक पॉइंट में ही लिख देंगे मलेरिया, हेडिंग डालेंगे, डैश लगाएंगे। ये रोग फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है या फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। पॉइंट नंबर 3 ग लिखेंगे एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या है? इसका संक्रमण मलमुखीय मार्ग अपनाता है, फीको ओरल रूट अपनाता है। अंडे रोगी के मल के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। इन अंडों से संदूषित खाद्य का सेवन या गंदे हाथों से खाना खाने से संक्रमण होता है। एस्केरियासिस जो है ये सामान्य तौर पर मिट्टी से फैलने वाला रोग है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि अंडे रोगी के मल के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं तो अब इस पर कंट्रोल, जब सब जगह
यूज होने लगा है टॉयलेट्स का, तो अब थोड़ा सा इस पर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो गया है। अंडे रोगी के मल के साथ मिल जाते हैं और इन अंडों से संदूषित खाद्य का सेवन। अब खाद्य कैसे इससे संदूषित हो जाएगा? मक्खी वहां पर बैठेगी और मक्खी यहाँ पर बैठेगी तो संदूषित हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि मक्खी अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पर बैठ जाए तो वो खाद्य पदार्थ को खाना नहीं चाहिए। ठीक है। अंडे क्या है? रोगी के मल के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। इन अंडों से संदूषित खाद्य का सेवन या गंदे हाथों से खाना खाने से संक्रमण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? यह एक वायुजनित संक्रमण है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तथा रोगी के बर्तनों के प्रयोग से होता है। न्यूमोनिया क्या है? ये एक वायुजनित संक्रमण है, यानी कि जब भी किसी को न्यूमोनिया है उसकी सांस के द्वारा, उसकी छींक की, उसकी खांसी के द्वारा क्या होता है, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं आपकी सांस में मौजूद इन्फेक्शन वाले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो हवा में फैल जाते हैं और उससे भी ये संक्रमण हो जाता है। और रोगी के बर्तनों का यदि प्रयोग कोई सामान्य व्यक्ति करे तो उसको भी ये संक्रमण हो सकता है। कौन सा? न्यूमोनिया। वो और न्यूमोनिया ऐसे जैसे उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा घरघराहट सी आवाज आती है सांस लेते समय, और जो आपका रिब केज है ना, जो पसलियां हैं, सांस लेते समय बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है तो पसलियां भी बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगती हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिया नाम का रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है आपका। प्रश्न संख्या 4 है, सभी बच्चे नोट जरूर करेंगे। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा पैमाने पर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको ये सोचना नहीं है कि नहीं आएगा, पर एक बार ये पॉइंट लिख जरूर लेंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अवेयरनेस होगी आपकी तो आपको एग्जाम में ये अपने आप क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। कुछ रोग जल के द्वारा संचरित होते हैं, यानी कुछ रोग ऐसे हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। कुछ रोग जल के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। 3 रोगों का नाम बता दिया गया, अमीबियासिस, एस्केरियासिस और टाइफॉइड। पॉइंट नंबर 1 है, पीने के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्ग का समुचित एवं वैज्ञानिक पद्धति से निपटारा करना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों का मतलब आपका डिस्पोज करने वाले जो पदार्थ हैं, कूड़ा कचरा जिसे कहते हैं, या मल मूत्र, जहाँ पे टॉयलेटरीज आपका वॉशरूम वगैरह होता है, वहां पे जो समुचित और वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटारा करना चाहिए। क्योंकि जलजन्य रोग कहाँ से आते हैं? जलजन्य रोग मलमुखीय मार्ग से शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब इस पॉइंट का मतलब सीधा है, कभी भी पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से पहले ध्यान देना चाहिए। अब आपके लिए न्यू नॉर्मल है, सैनिटाइजर सबके पास होते हैं, तो कभी भी किसी भी गंदी जगह पे, है ना, कभी भी किसी भी गंदी जगह पे वॉशरूम वगैरह अगर जाना है तो किसी क्लीन जगह पर ही जाना चाहिए। गंदी जगह पे बहुत अवॉइड करना चाहिए या उसको सैनिटाइज करना चाहिए आपको कमोड वगैरह में बैठने से पहले, है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जलाशयों, कुंडों और तालाबों आदि की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। जो भी जल के स्रोत हैं उनमें, या जो कुंड होते हैं पानी के उनमें और तालाबों पर,
उनकी समय समय पर, क्योंकि वीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उनकी टाइम टाइम पे क्या करनी चाहिए, सफाई करते रहना चाहिए, ताकि जल की सफाई होती रहती है तो उससे जो भी आपको जल मिलता है वो शुद्ध मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, मक्खियां भी जल जनित रोगों के रोग जनकों को मल से उठाकर, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मक्खियां भी जल जनित रोगों के रोग जनकों को मल से उठाकर जल या खाद्य पदार्थों तक स्थानांतरित कर देती हैं, अतः इनका नियंत्रण भी आवश्यक है। मक्खियां भी जल जनित रोगों के रोग जनकों को मल से उठाकर, देखो क्या होता है, मक्खियां जो है वो, मक्खियां गंदगी का ही प्रतीक है बच्चों। मक्खियां अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पे बैठी हैं तो उस खाद्य पदार्थ को बिल्कुल भी खाते नहीं है लोग, खाना नहीं चाहिए। तो मक्खियां क्या करती हैं कि पहले मल से रोग जनकों को उठा करके, मतलब उनके पैरों वैरों में लग जाता है, उसके बाद फिर वो आपके भोज्य पदार्थों तक, खाद्य पदार्थों पर जाकर बैठती हैं और उसको यहाँ से वहां स्थानांतरित कर देती हैं। तो इसका नियंत्रण भी आवश्यक है। खुले कटे हुए फल कभी नहीं खाने चाहिए, बहुत, इसमें भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है कि जल को उबाल कर पीना। जल को, वो हो सकता है देखने में साफ हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई रोग वाहक हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, तो उसकी मौजूदगी को खत्म करने के लिए पानी को उबाल कर पीना, पानी को बॉयल करके पीना। प्रश्न पॉइंट संख्या 6 है, टाइफॉइड, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। देखेंगे, टाइफॉइड, पोलियो आदि को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। एक दो प्रश्न और लिख पाएंगे आप सभी आज। प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 5 क्या है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको ये पॉइंट नहीं लिखना है अध्यापक से चर्चा कीजिए, आपको पॉइंट केवल ये लिखना है कि डीएनए वैक्सीन आधुनिक प्रयोगाधीन वैक्सीन का एक प्रकार है। इसमें रोग जनक के, आपको लिखना है कि डीएनए वैक्सीन में उपयुक्त जीन का क्या मतलब है ना, केवल इतना प्रश्न लिखना है। उत्तर है, डीएनए वैक्सीन आधुनिक प्रयोगाधीन वैक्सीन का एक प्रकार है। इसमें रोग जनक के उस जीन का प्रयोग किया जाता है जो एंटीजन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी भी रोग के लिए टीका लग रहा है तो जिस जीन के कारण उस रोग के टीके में एंटीजन का निर्माण होगा, उस जीन का प्रयोग, है ना। तो इस डीएनए खंड, उपयुक्त जीन को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। फलस्वरूप कुछ कोशिकाएं इसे क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। कुछ कोशिकाएं इसे क्या कर लेती हैं बच्चों, ग्रहण कर लेती हैं। ये जीन जो है गुणसूत्रीय जीनों के साथ अभिव्यक्त होता है तथा एंटीजन का निर्माण करता है। इस वैक्सीन में मृत रोगाणु या अक्षम रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर में एंटीजनों के विरुद्ध क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। उत्तर है, अस्थिमज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिकाव अंग हैं, यानी प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं आपका, जो बोन मैरो होती है, और थाइमस आपका प्लीहा लसिका ग्रंथि यानी लिम्स, टॉन्सिल्स, छोटी आंतों के पेयर पैचेस और अपेंडिक्स, ये क्या हैं, ये द्वितीयक
लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, द्वितीयक लसिकाभ अंग हैं। कुछ आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, एग्जाम्स में ये आ सकते हैं इस तरीके के फुल फॉर्म्स लिखेंगे सभी बच्चे। इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताइए। का है MALT, ख है आपका CMI, ग है आपका एड्स, घ है आपका NaCO, च है आपका HIV। का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्या करेंगे, फुल फॉर्म लिख देंगे। उत्तर में लिखेंगे MALT का फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या लिखेंगे, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। MALT का फुल फॉर्म क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हिंदी में लिखेंगे श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक। क्या लिखेंगे, श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक। खा है CMI, खा क्या है CMI, लिखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा है बच्चों CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तीसरा क्या है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म लिखना है AIDS, एड्स का फुल फॉर्म लिखना है, कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। लिखेंगे NaCO का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको बोलते हैं जिसे हम, क्या बोलते हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। चा है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। प्रश्न संख्या 7 तक सभी बच्चों ने कर लिया है, अभी प्रश्न संख्या 8 है बच्चों। बच्चों आज की क्लास में जो भी प्रश्न उत्तर आपको कराए गए वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। कुछ और प्रश्न उत्तर हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे और आपका कुछ जो कॉन्सेप्ट 2-3 जटिल रोगों के बारे में क्लियर नहीं है उसको भी हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।